होता है सताना होता है। हेलो गाइस। तो आज जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं पार्ट वन, आपने, मैं जानता हूँ कि आपने देख लिया होगा। पार्ट वन नहीं देखा तो पहले पार्ट वन देख लो, उसके बाद पार्ट टू शुरू करेंगे हम। ठीक है। पार्ट टू, इस पार्ट टू में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है ना, इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज अकाउंट, उसमें जो पोर्शन रह गया था वो इस वीडियो में हम खत्म करेंगे। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जो है सेक्शन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करेंगे। हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ लिया था ऊपर, जो जितनी भी टाइप्स ऑफ कंपनी वो सारी पढ़ ली थी। उसके बाद हम मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देखो, अच्छी तरह समझो, फिर इस वीडियो को देखो। ठीक है। और अगर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने तो प्लीज इस वीडियो को देखो। ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे आ जाओ। एज पर सेक्शन 128 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट का सेक्शन 128 ये कहता है कि एवरी कंपनी, जो भी सारी कंपनियां, सारी कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक, लिमिटेड, अनलिमिटेड, सारी कंपनियां सॉल्व, प्रिपेयर एंड कीप, प्रिपेयर करेगी और रखेगी अपने पास एट ए रजिस्टर्ड ऑफिस, जो कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस है, बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसमें बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आते हैं। अदर रिलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स, जो उससे रिलेटेड बुक्स एंड पेपर है, मतलब जो उसके वाउचर्स हैं, जो उनके बिल्स हैं। एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर विच गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू एंड फेयर व्यू देने चाहिए, मतलब जो भी दिखे वो सही अच्छी तरह दिखे, मतलब ट्रू मतलब सब चीज सही होनी चाहिए, फेयर व्यू मतलब हर चीज देखने के बाद हमें समझ आनी चाहिए। इंक्लूडिंग इस कंपनी की तो दे देगा, इंक्लूडिंग इट्स ब्रांच ऑफिस, जो कंपनी के जो ब्रांचेस होंगी ना उनको भी, वो भी सारी बुक्स, उसका भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। ठीक है। एंड एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इफेक्टेड, जो ट्रांजेक्शन हुए हैं बोथ एट रजिस्टर्ड ऑफिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस पे हुए हैं और जो उसके ब्रांचेस ऑफिस पे हुए हैं। सॉल कीप ऑन एक्रोल बेसिस अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम, एक्रोल बेसिस होनी चाहिए, मतलब एक्रोल बेसिस मतलब जब जो खर्चे हो गए उसको उसी टाइम एंट्री कर दो। और डबल एंट्री सिस्टम मतलब डबल एंट्री के बेस पे नीचे, सिंगल एंट्री नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे लिख दिया कि टी का खर्चा 200 रुपए, ये होता है सिंगल एंट्री। डबल एंट्री मतलब टी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये उसको कहते हैं डबल एंट्री। डबल एंट्री मींस एवरी डेबिट हैज कोरस्पोंडेंस क्रेडिट, जितना भी डेबिट होगा उसका कोरस्पोंडेंस क्रेडिट होना चाहिए। ठीक है। मतलब क्या सेक्शन मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या सेक्शन 128 के अंदर डेफिनेशन है, एवरी कंपनी सोल प्रिपेयर एंड कीप at its registered office books of accounts and other relevant books and paper and financial statement which give true and fair view of the financial position of the company in both of branch office as well as company registered office। ठीक है। ब्रांच ऑफिस और रजिस्टर्ड ऑफिस दोनों का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए, और जो ट्रांजेक्शन हुए हैं वो एक्रूल बेसिस पे होनी चाहिए और डबल एंट्री के बेस पे होना चाहिए। ठीक है। यहाँ तक आ गया। यहाँ पे मैंने रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट देन रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर, ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, हेड ऑफिस प्लस ब्रांच ऑफिस दोनों का एक्रोल बेसिस पे होनी चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी रख सकते हैं अगर उसका कंपनी रखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतलब लैपटॉप के अंदर, सिस्टम के अंदर, टैली के अंदर रख दिया, एसएपी के अंदर रख दिया। ठीक है। दोनों के अंदर रख सकते हैं। ठीक है। एसएप नहीं कहते इसको, एसएपी कहते हैं। ठीक है। एक तरह से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, ओके, जिसमें आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होती है। अब 1.6 पे आ जाओ, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेक्शन 128 में क्या कहा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताया था। सेक्शन 128 देखो, उसमें क्या बताया था, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन कैसे किया जाता है। अब मेंटेन करने के बाद उसको मेंटेन करने के लिए उसको पहले प्रिपेयर करना होता है। ठीक है। सेक्शन 128 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ट्रू एंड फेयर व्यू स्टेटमेंट देना चाहिए, which comply with the notified accounting standard, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे ना, और जो भी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब बनाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाई होना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक तरह से हमारे फॉर्मेट सजेस्ट करता है हमें, उस जो कोई भी ट्रीटमेंट होता है ना उसके अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे ही हमें उस ट्रीटमेंट को अप्लाई करना होता है। जैसे कि कोई भी हमने मशीन खरीदी तो मशीन पर डेप्रिसिएशन कैसे होगा, ठीक है, तो उसका एक अलग ऐसा इन्वेंट्री, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यूएशन करना है उसका अलग इंडेक्स है, एएस या इंडेक्स है। तो the financial statements of give a true and fair view of the statement of affairs of the company, comply with the accounting standard, solve in form such as मैंने provide prescribed शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के अंदर जो फॉर्मेट होगा ना उसके अंदर होना चाहिए, उसके
हिसाब से कम वो बुक्स ऑफ अकाउंट बननी चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी चाहिए। ठीक है, शेड्यूल 3 क्या होता है, कंपनीज एक्ट के अंदर शेड्यूल 3 दिया होता है। शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है, और जो कैश कैश फ्लो स्टेटमेंट है उनका फॉर्मेट होता है। ठीक है, शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन टू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में क्या आता है, वही बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो है तो कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक है, और नोट्स जो अकाउंट्स आते हैं वो सब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में आते हैं। ठीक है, एएस का कंप्लाई करना चाहिए। ठीक है, वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट बन रही है एएस के हिसाब से बननी चाहिए। अगर कहीं एएस नहीं है तो कहीं कहीं किसी किसी कंपनी में इंडियस भी लगता है, तो इंडियस के हिसाब से बनना चाहिए। और जो फॉर्मेट है शेड्यूल 3 के हिसाब से होना चाहिए। इंडियस किस पे लगता है, जो लिस्टेड कंपनी उन सब पे इंडियस लगता है। ठीक है, बुक्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और उसको एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शॉल ले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, जिनको शेयर होल्डर ने कमान सौंपी हुई है कंपनी की कि आप कंपनी को चलाओ, तो वो सब क्या करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ना, उसको एनुअल जनरल मीटिंग होती है शेयर होल्डर्स की, उसको उनको दे देते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम उनको सामने प्रेजेंट करते हैं, और उनकी या तो कोरियर के थ्रू भेज देते हैं, या उनको एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर दिखाते हैं कि देखो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बननी है आपकी। तो ले मतलब उनको परोसा जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में। ठीक है, शेयर होल्डर्स को। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, और नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, अब देखो बैलेंस शीट एज एट एंड ऑफ द पीरियड, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च की बुक्स बन रही है, तो 31 मार्च को जो बैलेंस शीट बनेगी, सिर्फ 31 मार्च की डेट की बैलेंस शीट बनेगी, क्योंकि बैलेंस शीट हमें शो करती है फाइनेंशियल पोजीशन, असेट्स लायबिलिटी ये सब शो करती है। तो 31 मार्च को हमारे पास कितनी असेट्स है और कितनी लायबिलिटी है, ये दिखाएंगे हमारे बैलेंस शीट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरे पीरियड का बनता है, यहाँ से यहाँ तक का। यहाँ से यहाँ तक में कितने खर्चे हुए, कितने प्रॉफिट हुआ, कितने सेल हुई, ये सब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पूरे पीरियड का दिखाएगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी देखो, ए बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर बनेगा। ए प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी, अगर कंपनी बिजनेस नहीं करती तो वहां पे इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, जो ट्रस्ट के केस में होता है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनेगा, अगर इक्विटी में कुछ चेंज हुआ है। इक्विटी में चेंज कैसे हुआ है, देखो यहाँ दिखाता हूँ मैं। इक्विटी में चेंज क्या हुआ, ओपनिंग प्लस माइनस चेंजेस माइनस क्लोजिंग, वो वाला स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे बना रखा है, वो आप देख सकते हो। देखो, ओपनिंग प्लस माइनस चेंजेस और क्लोजिंग, ये हो गया इक्विटी का। ठीक है, इस हिसाब से इक्विटी बनेगा आपका। और प्रोवाइडेड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू 1% कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1% कंपनी की, स्मॉल कंपनी की, डोरमेंट कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं होता। अब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट एप्लीकेबल नहीं होता 1% कंपनी में, स्मॉल कंपनी में और डोरमेंट कंपनी में, तो यहाँ पे मैंने दे दिया है। ठीक है, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्विजिट क्या है, रिक्विजिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या क्या फॉलो करना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू और फेयर भी होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, give me a second friends, I need to, who is calling me, I need to check, give me a second। तो कहाँ पे थे हम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिक्विजिट क्या होना चाहिए, ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, और एट द एंड ऑफ द पीरियड होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर मतलब बैलेंस शीट। ठीक है, ठीक है, प्रोविजन अप्लीकेबल इंश्योरेंस कंपनी पे, बैंकिंग कंपनी पे, और इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने स्पेसिफिक एक्ट के अंदर बनते हैं। ठीक है, और जो बैलेंस शीट किसी गवर्निंग के अंदर बनते हैं, तो उसका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट उसी कंपनी के शेड्यूल में दिया होगा। ठीक है, जो कंपनी है, जैसे इंश्योरेंस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है, ठीक है, इंश्योरेंस एक्ट है, या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, बैंकिंग। ठीक है, तो इन सब का फॉर्मेट इन्हीं एक्ट में दिया होता है, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस ये समझ लो कोई भी स्पेसिफिक एक्ट के अंदर कोई अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होते हैं, तो उसका फॉर्मेट भी कैसे बनाना है, और ट्रू एंड फेयर व्यू वगैरह सब उसके एक्ट के अंदर दिया होता है। ठीक है, बैलेंस शीट बनती है एज पर पार्ट 1 ऑफ द शेड्यूल 3, और प्रॉफिट एंड लॉस बनता है पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 में पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में बैलेंस शीट बनती है, पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। शेड्यूल 3 की बात करते हैं। ठीक है, as per section 129 of the companies act, financial statements shall give a true and fair view of the affairs of the company with the accounting standard। ट्रू एंड फेयर भी होना चाहिए, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लाई करना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे ही बुक्स ऑफ अकाउंट आपकी
बननी चाहिए, ठीक है। अंदर सेक्शन 133 के अंदर, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 133 के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंशन होते हैं जो ICAI पब्लिश करती है, तो उसके हिसाब से ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के आपके चैप्टर नंबर 1 में दे रखा है, ठीक है, आप उसको एक बार देख लेना। सॉल्व गिवन फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट क्लासेस फॉर डिफरेंट कंपनी के लिए शेड्यूल 3 है, हर कंपनी क्लासेस के लिए शेड्यूल 3 के हिसाब से ही बनाना पड़ता है बैलेंस शीट, ठीक है। पार्ट 1 ऑफ द बैलेंस शीट क्या है, अब यहाँ से बिल्कुल ध्यान से समझना, बैलेंस शीट का क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, तो बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझना है, ठीक है। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट का पहले फॉर्मेट याद करो, पार्टिकुलर्स, नोट्स नंबर, फिगर एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड। मतलब अगर हम फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं तो करंट पीरियड का, और फाइनेंशियल ईयर 20-21 की बात कर रहे हैं तो प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है, पिछले साल का। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर क्या होता है, शेयर होल्डर फंड, शेयर मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, बस अभी याद कर लो। शेयर कैपिटल होता है, ठीक है, उसके अंदर रिजर्व एंड सरप्लस होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट इशू किया है तो उसके अगेंस्ट कोई मनी मिल गया तो वो, ये सब क्या क्या होते हैं आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। नॉन करंट लायबिलिटी देखो, यहाँ एस मतलब समझ गया आपका, शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर में क्या आता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इसमें आगे आपका नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में क्या आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब जिसको 1 साल या उसके बाद पे करना है, ठीक है। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट करके, मतलब डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी माइनस डिफर्ड टैक्स असेट्स, इसके बाद जो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी अगर ज्यादा है वो वाला यहाँ पे आएगा, अगर डिफर्ड टैक्स असेट्स है तो वो नॉन करंट असेट्स में जाएगा, ठीक है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कोई और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है तो वो, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है, जैसे कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, अगर वो लॉन्ग टर्म है तो 1 साल या 1 साल से ज्यादा वाले प्रोविजन है वो सारे इधर आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी यहाँ देखो, करंट लायबिलिटी, ये रहा करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मतलब लोन ले रखा है हमने 1 साल या उससे कम वाला, ठीक है। ट्रेड पेबल, किसी को हमने परचेज करा किसी से और उसको पेमेंट करना है, उसको ट्रेड पेबल कहेंगे। अदर करंट लायबिलिटी, इनके अलावा कोई और है तो वो, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, जो 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाएंगे वो। अब आ जाओ असेट्स में। असेट्स में देखो, आपका असेट्स में आता है पहले आपका नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में ABCDE, ABC, नीचे DE है वो दिखाता हूँ अभी। ए मतलब, पी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कोई प्रॉपर्टी है, प्लांट है, इक्विपमेंट है, जैसे बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गई, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ये सब तो ए में आएगा। इंटेंगिबल एसेट मतलब इंटेंग गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी लाइसेंस, लू मार्क्स, रूट परमिट, ठीक है, ये सब आ जाता है इंटेंगिबल एसेट में। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस मतलब कोई हमने बिल्डिंग बना रहे हैं, वो आधी बनी हुई है अभी, ठीक है, तो वो कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में आएगी। अगर वो पूरी बन गई है तो यहाँ पे चली जाएगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में, आधी है, चाहे वो बिल्डिंग भी हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी भी हो सकती है। इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, गुड, कोई किसी चीज की खोज कर रही है कंपनी, रिसर्च कर रही है, ठीक है, तो वो भी अंडर डेवलपमेंट में है। या कंपनी पेटेंट के लिए कोई काम कर रही है, पेटेंट बना रही है, ठीक है, पेटेंट बनाने के लिए कोई काम कर रही है, वो भी अंडर डेवलपमेंट में है, तो उसको कहेंगे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। तो ए मतलब क्या आ गया, बी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, आई मतलब आ गया आपका इंटेंजिबल एसेट्स, सी मतलब आता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, आई मतलब आ गया इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, बी मतलब क्या आ गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जैसे जो 1 साल के अंदर हम जिसका पैसा हम निकाल लेते हैं, पर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जिसका पैसा हम 1 साल या उसके बाद निकालते हैं, ठीक है। 12 महीने के बाद जिसका पैसा निकालेंगे वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी। 12 महीने या उससे पहले निकाल लेंगे तो वो नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा, सॉरी करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, ठीक है। डिफर्ड टैक्स एसेट, डिफर्ड टैक्स एसेट मतलब डिफर्ड टैक्स एसेट्स माइनस डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद जो डिफर्ड टैक्स एसेट्स आएगा ना वो वाला यहाँ पे, ठीक है, नेट नेट करके। अगर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगी तो वो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी में आएगी, नॉन करंट लायबिलिटी में, ठीक है। ए बी हो गया। सी देखो डिफर्ड टैक्स एसेट्स, डिफर्ड टैक्स एसेट भी बता दिया। डी मतलब हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, सी ई मतलब हो गया अदर नॉन करंट एसेट्स। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, सॉरी, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस मतलब किसी को हमने पैसा दे रखा है, वो 1 साल के बाद देगा पैसा वो,
तो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ गया। 1 साल या उससे पहले दे देगा तो इसमें आ जाएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में। 1 साल के बाद जो देगा वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। अदर करंट एसेट्स अगर इसके अलावा अदर कोई अदर नॉन करंट एसेट्स है तो वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अदर नॉन करंट एसेट मतलब जो भी 1 साल के बाद जिसको पैसा किसी से पैसा आना है तो वो वाला। ठीक है, करंट एसेट मतलब करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब ये देखो यहाँ पे दिखा है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जिसका पैसा हमें 1 साल या उससे पहले मिल जाएगा। आई मतलब इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो हमारा स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है जिसको हमें फ्यूचर में सेल करना है उसको कहते हैं इन्वेंट्री। टी मतलब आ गया ट्रेड रिसीवेबल, जिसको हमने सेल करा है उससे पैसा आना है उसको ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं। सी मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आता है? यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ आ रहा है ना अच्छी तरह? तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो फ्रेंड्स। तो बिल्कुल शेयर कर दो, कोई शेयर करने में कोई वो नहीं होनी चाहिए, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एज ए फ्रेंड समझ के मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? कैश क्या होता है? देखो कैश इन बैंक होता है और बैलेंस इन, चाहे वो बैंक इंडिया में हो या फॉरेन में हो, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, इंडिया में हो फॉरेन में, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसकी मेच्योरिटी 3 महीने या उससे कम है तो वो भी इसके अंदर आएगी। इसके अंदर नहीं जाएगी, इसके अंदर नहीं जाएगी, इसके अंदर आएगी जिसकी मेच्योरिटी 3 महीने से कम हो। ठीक है, और डिमांड डिपॉजिट मतलब जब हम चाहें उस पैसा निकाल सकें तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद आ गया आपका शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस क्या होते हैं? जिसका पैसा हमें 1 साल या उससे पहले मिल जाता है। किसी को हमने पैसा दिया था, उसने 1 साल या उससे पहले पैसा दे देगा तो शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जाता है। एक तरह से लोन है जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद कुछ और बच जाता है तो वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आता है, अदर करंट एसेट्स में आता है। करंट एसेट्स 1 साल या उससे पहले रियलाइज होते हैं, नॉन करंट एसेट्स 1 साल के बाद रियलाइज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ शेयर कैपिटल। अब यहाँ पे जितने भी हमने पढ़ा ना उसकी बिल्कुल डिटेल वाइज एनालिसिस नीचे करेंगे। शेयर कैपिटल देखो, शेयर कैपिटल में क्या होता है? ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है। जैसे जब भी कोई कंपनी बनती है तो उसको ऑथराइज शेयर कैपिटल, ये सारी मैं डिटेल ना नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, बस अभी याद कर लो शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल होता है। और ये जो फॉर्मेट नीचे बनता है, ठीक है, ये फेस फेस जो बैलेंस शीट का फेस है उसमें तो यही सब दिखेगा जो यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है। पर जो उसके अंदर जो शेड्यूल लगेंगे नोट्स टू अकाउंट वो सारे ये देखेंगे। शेयर कैपिटल में आपको होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके बाद उसकी डिटेल होती है इशू कितने हुए, सब्सक्राइब कितने हुए और फुली पेड अप कितने हुए। जो इशू हुए, सब्सक्राइब हुए और जो फुली पेड अप नहीं हुए उसकी डिटेल होती है। पार वैल्यू ऑफ द शेयर होते हैं। पार वैल्यू मतलब शेयर की नॉमिनल वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू क्या है वो। शेयर आउटस्टैंडिंग हमारे मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में कितने शेयर हमने इशू कर रखे हैं और एंड ऑफ द ईयर में कितने शेयर इशू कर रखे हैं उसके रिकंसिलेशन बनानी पड़ेगी। जैसे ये बनी हुई है, ओपनिंग में कितना था, कितना चेंज हुआ, क्लोजिंग में कितना है। ठीक है, कितने पे ऑन पेड कॉल है, कितने पे लोगों ने पैसा हमें पे नहीं किया वो। और फॉरफिटेड शेयर, फॉरफिटेड मतलब कितने शेयर का कंपनी ने जब्त कर लिया है उनको नॉन पेमेंट करने की वजह से। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में आता है आपका कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व और सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सरप्लस, जो सरप्लस क्या होता है, जो पीए प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस होता है ना वो भी सरप्लस में ऐड होते चले जाता है। कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये सारा हम धीरे धीरे अब जो जैसे जैसे रिवीजन वीडियो आती है उन सब में मैं बिल्कुल डिटेल वाइज इसको आपको कराऊंगा। ठीक है, बस आप ये याद रख लो कि रिजर्व के अंदर क्या क्या आता है, तो ये फॉर्मेट याद कर लेना। ठीक है, हर जगह का फॉर्मेट मैंने दे रखा है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या होता है, बॉन्ड में होता है और डिवेंचर में होता है, टर्म लोन में होता है। डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी को देखो, बॉन्ड और डिवेंचर क्या होता है, कंपनी बॉन्ड इशू करती है लोगों से लोन लेने के लिए एक तरह से। ठीक है, तो लोग पैसा देते हैं और कंपनी उनको साल में इंटरेस्ट देती है जो भी रेट होता है उसके ऊपर, उसको कहते हैं बॉन्ड और डिवेंचर। ठीक है, उसका टर्म लोन क्या होते हैं, बैंक, कंपनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है। डिफर्ड पेमेंट मतलब क्या होता है, कंपनी को कोई पेमेंट करनी थी पर कंपनी ने जिसको पेमेंट करनी थी उससे बोला गया भाई मैं आपको पेमेंट 1 साल के अंदर नहीं 1 साल के बाद करूंगा या इतने टाइम बाद करूंगा, तो 1 साल के बाद करूंगा तो उसको डिफर्ड पेमेंट लायबिलिटी उसको डिफर कर दिया। डिपॉजिट मतलब लोगों से पैसा लेके रख लिया है उसको भी इसी में आएगा। लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी ऑफ फाइनेंशियल लीज, फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन मतलब जिसको लीज का पेमेंट 1 साल या ये इससे ज्यादा वाला आउटस्टैंडिंग है तो उसको लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी और फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन को 1 साल या उससे ज्यादा हो गया है, 1 साल से ज्यादा हो गया, सॉरी 1 साल से ज्यादा हो गया है
तो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी में आएगा। ठीक है, लोन्स एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी कौन कौन सा होता है? डायरेक्टर के जो रिलेटिव हैं, जो उनके फैमिली वाले हैं वो हो सकते हैं, कंपनी की कोई सब्सिडरी होल्डिंग है वो हो सकती है, वो सब रिलेटेड पार्टी में आता है। ठीक है, अदर इनको अलावा कुछ और है तो वो अदर लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन कौन सा है? एम्प्लॉय बेनिफिट, जैसे ग्रेचुटी। ग्रेचुटी कब पे किया जाता है? जब कंपनी में आप 5 साल या उससे ज्यादा काम कर लेते हो तो कंपनी में ग्रेचुटी पे करना होता है। ठीक है, तो वो उसके लिए कंपनी के लिए लॉन्ग प्रोविजन करना पड़ता है, तो उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन में डाला जाता है। प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करना है, जैसे आप मान लो 20 साल से काम कर रहे हो कंपनी में, 20 साल में कंपनी में आपने पैसा जमा कर दिया, तो इसका पेमेंट आपको एक सर्टेन डेट पे करना है, तो इसके लिए कंपनी प्रोविजन बनाती है इस डेट को पेमेंट करने के लिए, तो उसको लॉन्ग टर्म प्रोविजन में दिया जाता है। इसके अलावा कोई और प्रोविजन है तो वो आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कौन होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग बेसिकली वो होता है जिसका पैसा कंपनी को 1 साल या उससे पहले मिल जाएगा। ठीक है, लोन रिपेमेंट ऑन डिमांड, जो डिमांड पे हमने लोन दे रखा है वो वाला। ठीक है, लोन कुछ कभी कभार क्या होता है, लोन रिपेमेंट ऑन डिमांड आपको अगर कैश इक्विवेलेंट पर देने कर लेना होगा, वो क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन होगा, अगर नहीं मेंशन है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में ले जाना है आपको। ठीक है, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी को लोन्स एंड एडवांसेस दे रखा है आपने शॉर्ट टर्म वाला। शॉर्ट टर्म मतलब जिसको रिलेटेड पार्टी 1 साल या उससे पहले पे कर देगी। डिपॉजिट्स हो गया, अदर लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, इसके अलावा कोई और है तो वो। ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब जिससे आपने ले रखा है, सॉरी पैसा जिससे ले रखा है, बोरो कर रखा है। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटी मतलब अदर करंट लायबिलिटी, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग। इंटरेस्ट एक्रूड हो गया, ठीक है, बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, बोरोइंग पे ड्यू नहीं हुआ, मतलब जैसे कि इंटरेस्ट है, आपने लोन दे रखा उसको 1 लाख का, ठीक है, आपने बोला कि उसको भाई आप हर मतलब 6 महीने में पेमेंट कर दो, एक जून में पेमेंट करता है, एक दिसंबर में पेमेंट करता है, तो आज से जनवरी से लेकर मार्च तक का तो ड्यू हो गया, बट वो पे नहीं हुआ, तो उसको इसके अंदर देंगे इनकम रिसीव एडवांस। पैसा हमें मिल गया पर हमें उसको जो सर्विस देनी है फ्यूचर में देनी है। ठीक है, तो उसको हम अदर करंट लायबिलिटी में लाएंगे। अनपेड डिविडेंड, डिविडेंड हमने घोषणा कर दी कि आपको इतना डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को, पर अभी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया नहीं, तो वो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी एंड ड्यू फॉर रिफंड एंड इंटरेस्ट देयर ऑन। एप्लीकेशन मनी और जो उसका इंटरेस्ट है वो, मतलब एप्लीकेशन मनी आपके पास एक्सेस आ गई, उस एप्लीकेशन को मनी को वापस करना है, प्लस अगर आपने उसको सर्टेन टर्म से ज्यादा टाइम पे अपने पास होल्ड करके रख लिया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना होगा, तो वो इसके अंदर आ गया। इसके अलावा कोई हो तो अदर में आ गया। ठीक है, अब असेट जल्दी जल्दी कर लेते हैं हम। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है इसमें, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स और अदर। इसके अलावा कोई और है तो वो। ठीक है, एडिशन, डिस्पोजल, एक्विजिशन, ये सब उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन, इम्पोर्टमेंट लॉस, रिवैल्यूएशन, उसके अंदर हर असेट्स के अंदर दिखाना पड़ेगा हमें। ठीक है, उसके बाद इंटेंजिबल असेट्स में मैंने आपको बता दिया, गुडविल, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, माइनिंग राइट्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, कॉपीराइट, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइजी रिसिप्ट, अदर्स। इसके अलावा कोई और है तो वो दिखाना पड़ेगा। देखो एडिशन, उसको कोई एडिशन करा है इसमें, डिस्पोजल करा है या एक्विजिशन करा है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के थ्रू एक्विजिशन करा है, और अदर एडजस्टमेंट, कोई और एडजस्टमेंट है, जैसे डेप्रिसिएशन रिलेटेड हो सकता है, इम्पेयरमेंट हो सकता है, उसका लॉस हो सकता है, रिवैल्यूएशन हो सकता है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हर साल जो आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो होता है। इम्पेयरमेंट मतलब अचानक से कभी इसमें घाटा हो जाता है। ठीक है, और रिवैल्यूएशन मतलब जब कंपनी के फिर से रिवैल्यूएशन की जाती है, तो उसमें जो गेन और लॉस होता है उसको रिवैल्यूएशन के अंदर डाला जाता है, हर एसेट्स के अंदर होता है। ये आप आने वाले आगे पढ़ोगे कि इसमें डिटेल वाइज आप आगे आईपीसीसी और फाइनल में पढ़ोगे। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी में, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट और ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप और अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में देखो, कैपिटल एडवांसेस, उस कैपिटल एडवांस मतलब जनरल लोन। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट मतलब जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट देने का मतलब वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि आप उसको शॉर्ट टर्म में इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कट नहीं करोगे, लॉन्ग टर्म में करोगे, तो वो ठीक है। उसके बाद लोन्स एंड एडवांसेस टू रिलेटेड पार्टी को लोन्स दे दिया, जैसे डायरेक्टर के रिलेटिव है उनको दे दिया, कम सब्सिडी एसोसिएट को दे दिया, और अदर लोन्स एंड एडवांसेस दे दिया, तो इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाएगा सिक्योर, अनसिक्योर और डाउटफुल। सिक्योर मतलब हमने लोन दिया है पर कुछ उनसे सिक्योरिटी ली है, जैसे उनकी जमीन के कागज लिए हैं या उनसे कोई
उन्होंने कोई फिक्स डिपॉजिट कर रखा था वो लिया, या किसी की गारंटी लिया। अनसिक्योर मतलब कुछ नहीं लिया। डाउटफुल मतलब उसमें डाउट हो रहा है मैं पैसे देगा कि नहीं देगा, तो वो डाउटफुल के अंदर जाएगा। ठीक है। करंट इन्वेस्टमेंट आ जाओ। करंट इन्वेस्टमेंट जिसको 1 साल के अंदर अंदर में सेल कर देना, जिसका पैसा हमें मिल जाता है 1 साल के अंदर अंदर, जैसे वो ये सेम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह, ये सेम इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर, गवर्नमेंट और ट्रस्ट, बॉन्ड, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप, अदर। ठीक है। इन्वेंट्री में क्या क्या आ जाता है? रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल जो रॉ मटेरियल है वो WIP मतलब जिसका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है गाइस, तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझना है हर चीज। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ समझना है, हर चीज आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैं हर चीज आपको डिटेल वाइज बता रहा हूँ। ठीक है, इसके बावजूद आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आपको फिर से एक बार रिवाइज करना है और एक बार फिर से ये सारी वीडियो देखनी है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली आपको समझ आने लगेगा, तो आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। इसीलिए मैं रिवीजन सीरीज जो पहले ही लेके आ गया हूँ। ठीक है, उसका स्टोर एंड स्पेस। स्टोर एंड स्पेस मतलब जैसे कोई स्टोर, जब मशीन का में प्रोडक्शन होता है ना, मशीन में तो उसमें कुछ तेल डालना पड़ता है। ठीक है, कुछ कुछ मतलब छोटे छोटे मटेरियल डालने पड़ते हैं, जैसे लकड़ी बन रहा है तो उसमें तेल डालना पड़ गया, कुछ मतलब फर्नीचर बन रहा है तो तेल डालना पड़ गया, कुछ और अदर इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ गए, तो वो स्टोर एंड स्पेस में आते हैं। ठीक है। फिनिश गुड मतलब जब फर्नीचर बन जाता है तो फिनिश गुड्स के अंदर आता है। लूज टूल मतलब जैसे हथौड़ा हो गया, ये सब आ गया, ये सब लूज टूल के अंदर आ गया। ठीक है, जैसे और स्टॉक इन ट्रेड मतलब जो अब फिनिश गुड में बदलने के बाद उसको पैक बुक करके वो ट्रेड में सेल होने के लिए आ गया है, स्टॉक इन ट्रेड हो जाएगा। गुड्स इन ट्रांजिट मतलब वो कहीं पे जा, कहीं किसी और मतलब हमारे फैक्ट्री से निकल के हमारे ही वेयर हाउस में जा रहा है, तो स्टॉक इन गुड्स इन ट्रांजिट है। मान लो 31 मार्च में, वो 31 मार्च को यहाँ से जा रहा है, अभी ट्रक में है वो। ठीक है, ट्रक में हमारा सामान है। ठीक है, तो वो गुड्स इन ट्रांजिशन में आ गया। अदर्स मतलब थर्ड पार्टी के पास रखा हुआ है, हमारे वेयर हाउस में जगह नहीं है तो हम, हमारे फैक्ट्री में जगह नहीं है तो हमने किसी और के पास वो जमा कर दिया पैसा। ठीक है, तो वहां पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है तो वो अदर्स में आ जाएगा। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाओ आप। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या है? बैलेंस विद बैंक। बैंक में बैलेंस है वो, चाहे वो बैंक इंडिया का हो या बाहर का हो, बैलेंस चाहे वो फॉरेन करेंसी में हो या इंडियन करेंसी में हो। अगर बैंक में बैलेंस है तो वो इसमें आएगा। चेक्स, ड्राफ्ट इन हैंड, किसी ने हमें चेक दिया है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है अभी, उसको हमने बैंक में नहीं डाला तो वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, उसके बाद कैश इन हैंड, कैश हमारे पास फिजिकली पड़ा हुआ है, वो आएगा। अदर्स, अदर्स मतलब डिमांड डिपॉजिट, जो जैसे आज ही हमने पैसा डाला और हम चाहे कभी भी निकाल सकते हैं उसको। डिपॉजिट मैच्योरिटी पीरियड लेस देन 3 मंथ, जिसका मैच्योरिटी पीरियड 3 महीने से कम है। शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, जैसे डालते हो वैसे निकाल लेते हो। जैसे शेयर्स में हो गया, शेयर्स में ट्रेडिंग हो जाती है ना, जो हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होती है उनमें ट्रेडिंग होती है। ठीक है, शेयर्स में भी डिफरेंट तरह की सिक्योरिटीज होती है, हाईली लिक्विड सिक्योरिटीज होती है, तो उसकी बात ये कर रहा है। ठीक है, पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे हम। फॉर्मेट उसका भी सेम है, पार्टिकुलर्स, नोट्स नंबर। ठीक है, फिगर्स फ्रॉम करंट रिपोर्टिंग पीरियड और प्रीवियस पिछले साल के। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम, देखो यहाँ पे मैंने बिल्कुल डिटेल वाइज सबको समझा दिया है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो हमारा मेन बिजनेस है वहां से जो रिवेन्यू आ रहा है, और अदर रिवेन्यू, मेन बिजनेस के अलावा कोई और, जैसे मेन बिजनेस है हमारा फर्नीचर बनाने का, फर्नीचर सेल करके जो रिवेन्यू आ रहा है वही तो यहाँ पे आएगा। और फर्नीचर के सेल करने के बाद जो पैसा आता है उसको हमने बैंक में डाल दिया, बैंक से में इंटरेस्ट आ रहा है तो वो अदर्स रिवेन्यू में आएगा। ठीक है, अदर रिवेन्यू, अदर इनकम में आ जाएगा। टोटल रिवेन्यू आ जाती है हमारी यहाँ पे। उसके बाद एक्सपेंस आ जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जितना हमारा पैसा, जितना हमारा मटेरियल कंज्यूम हो गया जो सामान बेचा है हमने उसको बनाने में। ठीक है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कोई परचेज करा है वो, चेंजेस इन्वेंट्री हुआ है, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ चेंज हुआ है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट दिया है, सैलरी, वेजेस, सैलरी दिया है, वेजेस दिया है, दिवाली एक्सपेंस करा है, इंसेंटिव दिया है, बोनस दिया है, कुछ भी दिया है उसमें आ जाएगा। फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमने पे करा है। ठीक है, तो वो फाइनेंस को, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन लगता है हमारा टेंजिबल एसेट्स पे, अमोर्टाइजेशन लगता है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स पे। और इसके अलावा कोई और एक्सपेंस है तो अदर एक्सपेंस में आ जाएगा। जब हमारा टोटल एक्सपेंस आ जाता है ना ये वाला, तो उसको आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आ जाता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। एक्सेप्शनल आइटम वो होता है जो कभी कभार हुआ है, कभी कभार ही होता है, मतलब साल में एक आध बार हो जाता है। ठीक है, तो उसको प्लस माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वो होता है जो मतलब बहुत ही कम चांस है होने का, जैसे आग लग गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मतलब इस साल ज्यादा सेल हो गया, पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल मतलब इस साल ज्यादा सेल हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब जो होने नहीं था वो हो गया। ठीक है, इसमें आप डिफरेंस देख लेना एक बार।
जब भी आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अभी इसमें यहाँ पे मैं डिफरेंस नहीं समझा सकता। टैक्स एक्सपेंस करंट टैक्स हो सकता है, डिफर्ड टैक्स हो सकता है। डिफर्ड टैक्स क्या होता है बाद में बताऊंगा, ठीक है। करंट टैक्स क्या होता है, मतलब ये आपको बिल्कुल डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अभी आप फाउंडेशन में हो तो आपको जितना इसमें दिया हुआ है बुक में सिर्फ उतना ही समझो। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यू ऑपरेशन, ऑपरेशन अगर कंटिन्यू है तो उस वहां का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। कोई डिसकंटिन्यू हो गया है, मान लो कंपनी की 2 फैक्ट्री है, एक ये है एक ये है, ये चल रही है तो यहाँ से जो प्रॉफिट आएगा उसमें आएगा। पर ये बंद हो गई है तो यहाँ का जो खर्चा होगा ना तो इसमें जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे इसको रेंट पे दे रखा है वहां से जो इनकम आ रही है वो भी इसमें जाएगी, ठीक है। उसके बाद टैक्स एक्सपेंस डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को माइनस कर देंगे, उसके बाद ये टोटल आ जाएगा इसका, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड ये आ जाएगा यहाँ का, ठीक है। उसके बाद ईपीएस निकल जाएगा, बेसिक और डिल्यूटेड। तो ये मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझा दिया। यहाँ पे मैंने वो भी दे दिया आपका सीपीसी, देखो मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम परचेज, सी मतलब चेंजेस इन इन्वेंट्री, पी मतलब आप चेंजेस इन इन्वेंट्री इसको छोड़ दो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है। उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट डेप्रिसिएशन अदर अदर हो गया, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्शनल और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम प्लस माइनस कर दोगे, ठीक है। प्लस माइनस जो भी होगा, फिर टैक्स एक्सपेंस को प्लस माइनस कर दोगे, ज्यादातर वो माइनस ही होते हैं पर प्लस अगर, ठीक है, प्लस माइनस कर दोगे। उसके बाद कंटिन्यू ऑपरेशन से प्रॉफिट, डिस्कंटिन्यू ऑपरेशन से प्रॉफिट अगर हो रहा है तो उसमें टैक्स माइनस कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, उसमें से ईपीएस निकाल दोगे उसको आप, ठीक है। तो मैंने बिल्कुल आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। आपको बिल्कुल हर चीज समझ आनी चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट करो, तो मैं उसको अच्छी तरह और अच्छी तरह एक्सप्लेनेशन लाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइस, लव यू, थैंक यू गाइस।